वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 28 जून 2026 पेपर 1 और पेपर 2 के लिए विषय हिंदी के फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड सर्वश्रेष्ठ 30 प्रश्न आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। हर टॉपिक से, हर अध्याय से आपको आज के इस वीडियो में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारी प्रश्न पत्रिका होती है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ये वीडियो होने वाली है दोस्तों। वीडियो नंबर 32 हम आज देखने वाले हैं दोस्तों। इसके पहले ऑलरेडी 31 वीडियो संपूर्ण सिलेबस के साथ हमारे प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 28 जून 2026 और सीटेट 6 सितंबर 2026 के टोटली वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं दोस्तों। तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। सर, पहला जो प्रश्न है बिल्कुल सिंपल और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि सर विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है। देखिए, परीक्षा में ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है दोस्तों। आप टीईटी की बात करेंगे संपूर्ण भारत की, आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, सूरदास, केशवदास, तुलसीदास और कबीरदास। इस प्रकार 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। प्रश्न पूछा गया है कि सर विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है। तो देखिए, विनय पत्रिका के रचनाकार जो है दोस्तों वो गोस्वामी तुलसीदास जी है। मतलब आपका विकल्प जो 3 रहेगा, ऑप्शन जो 3 रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होने वाला है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 2, दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों 2024 की टीईटी की परीक्षा में ये प्रश्न पेपर 2 में पूछा गया था कि सर हास्य व्यंग्य लेखक के रूप में किस रचनाकार का नाम प्रसिद्ध है। इस प्रकार से यह प्रश्न पूछा गया है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, हरिशंकर परसाई, कमलेश्वर, मोहन राकेश या फिर मनु भंडारी। तो देखिए, आपका जो पहला विकल्प है हरिशंकर परसाई, यहाँ पर हास्य व्यंग्य लेखक के रूप में जाने जाते हैं। मतलब आपका विकल्प जो 1 रहेगा, ऑप्शन जो 1 रहेगा सर वो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। इसके संदर्भ में कुछ माहिती, कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई कि आप देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में हास्य व्यंग्य लेखक के रूप में हरिशंकर परसाई का नाम सबसे प्रसिद्ध रहा है, इसलिए सही उत्तर विकल्प 1 है। हरिशंकर परसाई यह हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग्य को एक स्वतंत्र विधा का दर्जा दिलाया। इनकी प्रमुख रचनाओं में विकलांग श्रद्धा का दौर, निठल्ले की डायरी और प्रेमचंद के फटे जूते शामिल है। इस प्रकार जो है हरिशंकर परसाई के बारे में आप अधिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं। सर, तीसरा जो प्रश्न है हर परीक्षा का फेवरेट क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्वश्रेष्ठ 30 वीडियो हम आज के 30 क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो होने वाली है दोस्तों। प्रश्न पूछा गया है कि दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद क्या कहलाता है। देखिए, 1 लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों कि जो दोहा और रोला के संयोग से बनता है वह छंद कुंडलिया कहलाता है। मतलब आपका जो विकल्प भी रहेगा, ऑप्शन जो भी रहेगा वो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा दोस्तों। क्योंकि कुंडलिया क्या होता है, तो देखिए यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। ओके, शुरुआत के 2 चरण दोहा और बाद के 4 चरण रोला के होते हैं दोस्तों। इस प्रकार से 2-3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। आप सभी चीज़ों को यहाँ पर क्या है, याद रखते चलेंगे। प्रश्न नंबर 4, अब देखिए दोस्तों, चौथा जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है हमारे नॉलेज के हिसाब से भी। कि प्रश्न पूछा गया कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो देखिए दोस्तों, रचना के आधार पर अलग होता है और उत्पत्ति के आधार पर अलग होता है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो सर 4 होते हैं। वो 4 भेद कौन से है, तत्सम शब्द,
तद्भव शब्द, देशी शब्द और विदेशी शब्द, यह आपकी उत्पत्ति के आधार पर चार शब्द होते हैं, चार भेद होते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिया गया है कि सर निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। अब देखिए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, यहां पर इस प्रकार से आपको प्रश्न बताना है दोस्तों, इसका आंसर आपको लगाना है। चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। अगर आप पेड़ की बात करेंगे तो दोस्तों पेड़ गिर गया, यहां पर सीधे सीधे पुल्लिंग हो रहा है। अगर आप पुलिस की बात करेंगे दोस्तों, पुलिस पहुंच गई या पुलिस आ गई, तो यहां पर स्त्रीलिंग शब्द अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपका पुलिस होगा। ऑप्शन जो दो रहेगा, विकल्प जो दो रहेगा, वही आपका यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। ऑप्शन दो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 6 दिया गया है कि सर निम्नलिखित में से सकर्मक वाक्य कौन सा है। हम आपको हर वीडियो में बताते हैं सर कि जिसमें कर्म होता है उसको हम सकर्मक वाक्य कहते हैं। तो देखिए हवा तेज चल रही है, किसी प्रकार का कोई कर्म यहां पर नजर नहीं आ रहा है दोस्तों, तो इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। कर्मक है। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो देखिए दोस्तों घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा खुद की क्रिया कर रहा है, लेकिन यहां पर जो है दोस्तों राम पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है। मतलब आपका जो विकल्प 3 रहेगा, ऑप्शन जो 3 रहेगा, वही यहां पर क्या है दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा स्पष्टीकरण इस क्वेश्चन को लेकर हम देखेंगे दोस्तों। स्पष्टीकरण बिल्कुल आपके सामने यहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। ओके, इसकी सबसे आसान पहचान यह है कि क्रिया के साथ क्या लगाने पर यदि उत्तर मिल जाए तो वह सकर्मक वाक्य होगा। क्रिया के साथ आपको सिर्फ क्या लगाना है, जैसे कि राम क्या पढ़ता है, हमको उत्तर मिल गया सर के वो तो पुस्तक पढ़ता है, तो ये हो गया आपका सकर्मक वाक्य। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों, याद रखेंगे। राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता है क्रिया के साथ यदि हम प्रश्न करें राम क्या पढ़ता है, तो उत्तर मिलता है सर पुस्तक पढ़ता है। यह पुस्तक कर्म है, इसलिए यह सकर्मक वाक्य होगा। मतलब आपका जो विकल्प 3 दिया गया है, ऑप्शन जो 3 दिया गया है सर, वो बिल्कुल आपका क्या है, राइट विकल्प होगा। कारक को लेकर प्रश्न पूछा गया है। कारक के संदर्भ में प्रश्न बनता है कि सर घोंसले में चिड़िया है, में कौन सा कारक है। अब देखिए घोंसले में चिड़िया है, में परसर्ग का यहां पर वापर किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और दूसरी बात कि चिड़िया कहीं पर आश्रय ले रही है। सर हमने कहा कि कहीं पर आश्रय जब लिया जाता है तो उसको हम अधिकरण कारक कहते हैं। मतलब आपका जो विकल्प 3 रहेगा, ऑप्शन 3 रहेगा, वो यहां पर क्या है दोस्तों राइट आंसर होगा। क्योंकि संबंध में तो आप किसी का संबंध यहां पर बता ही नहीं रहे हैं, जैसे कि सीता लक्ष्मण की बहन है, इस प्रकार से संबंध हमने नहीं बताया। संप्रदान में आप किसी को कुछ देते हैं या फिर कोई आपके लिए कुछ करता है तो उसको हम आदान प्रदान कहते हैं दोस्तों। आदान में हिमालय से गंगा निकलती है, मतलब कहीं से निकलने का आपको क्या है दोस्तों भाव प्रकट होता है। लेकिन यहां पर सीधे सीधे तौर पर अधिकरण कारक क्या है, आपका राइट विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। सर 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सर विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ प्रश्न आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं दोस्तों, और हर टॉपिक से आपके लिए यहां पर क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए विदुषी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका जो पहला विकल्प है सर वो यहां पर क्या है, राइट रहेगा। ऑप्शन 1 जो है आपका वो बिल्कुल यहां पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। क्योंकि अगर आप बात करेंगे दोस्तों हिंदी व्याकरण में विद्वान शब्द का प्रयोग अत्यधिक ज्ञान वाला पुरुष के लिए किया जाता है, और जब किसी अत्यधिक ज्ञान वाली महिला की बात होती है तो उसके लिए स्त्रीलिंग शब्द विदुषी का प्रयोग किया जाता है। ये बात भी आप समझेंगे। चलिए 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि इनमें श्रेणीवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है। श्रेणीवाचक की बात हो रही है, ठीक है। ओके, कुछ, सहसा, थोड़ा थोड़ा या फिर अकस्मात। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और श्रेणीवाचक क्रिया विशेषण होगा दोस्तों आपका थोड़ा थोड़ा। मतलब विकल्प जो आपका 3 रहेगा, ऑप्शन जो 3 रहेगा, वही यहाँ पर क्या है आपका राइट विकल्प हो जाएगा। दोस्तों इसका स्पष्टीकरण अगर आप देखेंगे तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का ही एक उपभेद होता है। क्योंकि हिंदी व्याकरण में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उपभेदों में श्रेणीवाचक क्रिया विशेषण भी एक भेद होता है। ओके, जो शब्द क्रिया के परिमाण मात्रा को एक क्रम, श्रेणी या बारी बारी के रूप में प्रकट करते हैं उन्हें श्रेणीवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कई बार क्या होता है कि
श्रेणीवाचक क्रिया विशेषण ऑप्शन ना देकर आपको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ऑप्शन दिया जाएगा दोस्तों, तो दोनों ही ऑप्शन आपके क्या है यहां पर सही होने चाहिए या सही होंगे। चलिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर प्रश्न पूछा गया कि सर संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। अब देखिए संज्ञा शब्द से बना विशेषण मतलब नाम से कौन सा विशेषण बना है, तो सीधी सी बात है दोस्तों लखनऊ एक नाम है और यहां पर लखनऊ शब्द से जो है दोस्तों लखनवी विशेषण बना है। मतलब आपका जो विकल्प एक रहेगा, ऑप्शन एक रहेगा वो सही होगा। ऑप्शन एक जो है दोस्तों वो आपका बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर दिया गया है। अगर आप स्पष्टीकरण की बात करेंगे तो जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं उन्हें संज्ञा से बने विशेषण कहते हैं। ये इसका पहला पॉइंट है। यहाँ लखनवी शब्द लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञा में ई प्रत्यय जोड़ने से बना है, जैसे कि लखनवी अंदाज, लखनवी कुर्ता। इस प्रकार से तो आपका विकल्प जो एक रहेगा, ऑप्शन जो एक रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या है राइट विकल्प होगा। सर अगला प्रश्न है कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है। साहित्यकार और उनकी रचनाओं को लेकर भी आपको 2 से 3 प्रश्नों परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो या चाहे आप पेपर 2 दे रहे हो, तो ये बात को भी आप थोड़ा ध्यान रखकर चलेंगे। और जो क्वेश्चन हमारे वीडियोस में लाए जाते हैं दोस्तों उसी में से प्रश्न आपको 100% में बता रहा हूं कि परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। यहां पर प्रश्न है कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है, तो सिंपल सी बात है कि प्रेमचंद जी को जो है दोस्तों कथा सम्राट कहा जाता है। मतलब आपका पहला विकल्प जो रहेगा ऑप्शन एक जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सही आंसर होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करेंगे दोस्तों तो आपको महाटेट 2026 और सीटेट 2026 के टोटली लेक्चर हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में मिलेंगे दोस्तों 6 सितंबर 2026 तक। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों, जिसका बहुत ज़्यादा फायदा जो है आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से होने वाला है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लेंगे। चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि सर अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं। तो देखिए अलंकार के 2 भेद होते हैं, हिंदी में 3 माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 ऑप्शन नहीं दिया गया है दोस्तों, तो ऑप्शन 2 सही रहेगा कि शब्द अलंकार होता है और अर्थ अलंकार होता है। मतलब आपका विकल्प जो 2 है, ऑप्शन जो 2 दिया गया है वो यहाँ पर क्या है राइट विकल्प होगा। ऑप्शन जो 2 रहेगा सर वो आपका बिल्कुल सही विकल्प होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में भाववाच्य बताइए। अब देखिए भाववाच्य को लेकर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। 4 विकल्प आपके सामने पर दिए गए दोस्तों। तुम फूल तोड़ोगे, ऑप्शन 2 अब चला नहीं जाए, ऑप्शन 3 दिया गया है कि बच्चे खेल रहे हैं, या फिर पुस्तक लिखी जाएंगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब चला नहीं, चला जाए, अब चला जाए क्या होगा आपका भाववाच्य होगा। मतलब विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी दिया गया है सर वो बिल्कुल सही विकल्प होगा। इसका स्पष्टीकरण देख लो दोस्तों, एक बार स्पष्टीकरण देखने के बाद कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। भाववाच्य को लेकर कम से कम पता चला है कि अब चला जाए इस वाक्य में न तो कर्ता की प्रधानता है और न ही किसी कर्म की, बल्कि यह क्रिया का भाव मुख्य है। भाववाचक में क्रिया हमेशा अकर्मक होती है, पुल्लिंग होती है और अन्य पुरुष और एक वचन में होती है। तो ये बातें भी आप क्या है दोस्तों नोट करते चलेंगे। प्रश्न नंबर 14 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया है सर, 14वां प्रश्न है कि कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि सर कल शायद परीक्षा परिणाम मतलब हमारा रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हो सकता है। इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त है। इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त है। तो देखिए दोस्तों सभ्य व भविष्य काल। मतलब आपका जो विकल्प भी है भविष्य काल तो है, ठीक है, लेकिन कौन सा है दोस्तों सभ्य व भविष्य काल है। मतलब आपका जो विकल्प भी रहेगा, ऑप्शन जो भी रहेगा वो यहाँ पर क्या है सही आंसर हो जाएगा। शायद शब्द का प्रयोग होने के कारण यहाँ आने वाले समय भविष्य में कार्य होने की संभावना या संदेह प्रकट हो रहा है। ओके, इसीलिए यह सभ्य व भविष्यकाल का उदाहरण माना जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है कि दृष्टिकोण किस समास का उदाहरण है। इस प्रकार से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। द्वंद्व समास है, अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है या फिर कर्मधारय समास है। तो देखिए इसका विग्रह हम पहले कर लेते हैं दोस्तों। इसका विग्रह होता है कि दृष्टि का कोण,
दृष्टिकोण का अगर आप सही विग्रह करेंगे दोस्तों तो इसका विग्रह होता है दृष्टि का कोण, और जहां पर का परसर्ग का इस्तेमाल होता है दोस्तों वहां पर हमारा तत्पुरुष समास होता है। मतलब आपका विकल्प जो 3 रहेगा, ऑप्शन जो 3 रहेगा सर वो बिल्कुल यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प होगा। ऑप्शन जो 3 रहेगा आपका बिल्कुल सही विकल्प होगा। 16वां प्रश्न पूछा गया कि न ध्वनि कौन सी है। अब देखिए दोस्तों लॉजिकली क्वेश्चन है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन परीक्षा में इसके बाहर नहीं जाने वाला है। सारे ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। कंठ ध्वनि है, मूर्धन्य ध्वनि है, दंत ध्वनि है या फिर ओष्ठ ध्वनि है। तो देखिए अब नो जो है दोस्तों वो 5वां व्यंजन होता है। मतलब तो थ द ध नो ये 5वां व्यंजन होता है दोस्तों, और ये सारे व्यंजन होते हैं दंत व्यंजन होते हैं। मतलब आपका जो विकल्प सी है, ऑप्शन जो सी दिया गया है वही आपका राइट विकल्प होगा। इसका स्पष्टीकरण भी यहां पर दिया गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में तो वर्ग मतलब त थ द ध न के सभी वर्ण का उच्चारण स्थान दंत मतलब डेंटल होता है। आपका विकल्प जो 3 रहेगा, ऑप्शन जो 3 रहेगा दोस्तों वो यहाँ पर क्या है आपका राइट विकल्प हो जाएगा। ये भी प्रश्न दोस्तों परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अब आपको पता है कि सर कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो तो कवयित्री होगा, लेकिन इसको ठीक ढंग से लिखता आना चाहिए दोस्तों। शुद्ध शब्द जशा प्रकारे आपण मराठीमध्ये बोलतो की खालीलपैकी शुद्ध शब्द कोणता, तशाच प्रकारे हा प्रश्न आहे। म्हणजे दोन डिफरेंट टाइपमध्ये हा प्रश्न विचारला गेलेला है। अब देखिए कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द कवयित्री है, लेकिन आपको वर्तनी के हिसाब से सही शब्द का चयन भी करना है, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तों। तो आप अगर आप देखेंगे विकल्प सी, ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो कवयित्री सही तरीके से लिखा गया है और स्त्रीलिंग रूप भी है। मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा वही यहाँ पर क्या है राइट विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सर बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा गया है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही क्रिया है। अब देखिए चिड़िया आकाश में उड़ रही है, अब यहाँ पर आपको पूछा है कि उड़ रही कौन सी क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया है तो बिल्कुल नहीं है, अपूर्णकालिक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया है। तो देखिए दोस्तों उड़ रही है ये आपका अपूर्णकालिक क्रिया होगा दोस्तों, और अकर्मक क्रिया भी हम इसको कह सकते। तो मेरे हिसाब से दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए कि आपके विकल्प बी और डी दोनों सही होने चाहिए दोस्तों। लेकिन आंसर की में बताया गया कि सर बी वाला विकल्प सही रहेगा, तो हम यहाँ पर बी वाले के साथ चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 आपसे पूछा गया कि किसी को बुलाओ, किसको बुलाओ पता नहीं, लेकिन क्या कह रहे हैं किसी को बुलाओ। बिल्कुल लॉजिकली क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है। वाक्यों में किसी इनमें से क्या है, ओके किसी यानी हमको तो पता ही नहीं कौन है, लेकिन किसी को बुलाओ कह रहे हैं। संयुक्त तो सर्वनाम है, बिल्कुल संयुक्त तो सर्वनाम नहीं होगा। सर्वनामिक विशेषण है, किसी प्रकार का कोई विशेषण यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दोस्तों तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, डेफिनेटली अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि हमने क्या कहा है सर कि किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ हमको नहीं पता किसी को बुलाना है, तो अनिश्चित बात है तो वहां पर अनिश्चित सर्वनाम होगा। मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा सर वही शायद यहाँ पर क्या है राइट विकल्प हो जाएगा। चलिए 20वां जो प्रश्न है पूछा गया है कि सर अशुद्ध शब्द कौन सा है। अब देखिए कौन सा शब्द यहां पर गलत तरीके से लिखा गया है, तो अनसुना, अनसुया सही है, ऐनक सही है, संशय सही है, लेकिन संकट आपने यहाँ पर क्या है सर गलत लिखा है, क्योंकि संकट में आपने क्या है अनुस्वार लगाना है और इस प्रकार से आपने संकट लिखना है। तो विकल्प जो डी रहेगा, विकल्प जो सी रहेगा वही हमारा यहाँ पर क्या है दोस्तों राइट विकल्प होगा। ऑप्शन जो सी रहेगा हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 21 जून 2026 के लिए हमारे अपडेट क्वेश्चन सेट अवेलेबल है दोस्तों, और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न संच है दोस्तों। परीक्षा में 40 दिन बचे हैं। आप लोगों को पता है कि परीक्षा परिषद की तरफ से 6 दिन बढ़ा दिए गए दोस्तों, 1 हफ्ता बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न संच होने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से परीक्षा की डिफिकल्टी लेवल है दोस्तों, पेपर की डिफिकल्टी लेवल है, काठिन्य पातळी हम जिसको कहते हैं दोस्तों, उसी प्रकार से यहां पर हमने ये प्रश्न संच आप लोगों के लिए बनाए हैं। पेपर 1 के लिए अगर आप देखोगे तो 499 रुपए में आपको यहां पर 50 प्रश्न पत्रिका दी जाएंगी दोस्तों। प्रत्येक विषय की 10 मतलब 10 क्वेश्चन पेपर आपको यहां पर क्या है दोस्तों दिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे दोस्तों पेपर 2 के लिए आपको 40 प्रश्न पत्रिका दी जाएंगी, जिसमें हिंदी, मराठी, बाल मानस शास्त्रों, अध्यापन शास्त्रों और समाजशास्त्र के क्वेश्चन पेपर शामिल है दोस्तों। और सभी पेपर के साथ आपको स्वतंत्र आंसर की दी गई है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम परीक्षा में जाने से पहले, परीक्षा देने से पहले इस प्रकार की प्रैक्टिस कर कर अगर आप दोस्तों परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो 90% इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ये बात को हम अपने अनुभव के साथ, चैलेंज के साथ आपसे कह रहे हैं दोस्तों। तो पेपर 1 का जो पैक है वो 499
रुपये का है, 50 प्रश्न पत्रिका है। सभी प्रश्न पत्रिका में आंसर की दी गई है। सभी सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाएंगे। पेपर 2 का भी सेम है दोस्तों, 40 प्रश्न पत्रिका है। सभी प्रश्न पत्रिका के 10-10 सेट आपको दिए जाएंगे। और अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कॉम्बो पैक खरीदना चाहते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 699 रुपये में आपको सभी प्रश्न पत्रिका यहाँ पर दी जाएंगे दोस्तों। करीब करीब 200 रुपये आपके यहाँ पर बच जाते हैं। तो 699 रुपये में आप पेपर 1 और पेपर 2 के सभी क्वेश्चन सेट ले सकते हैं दोस्तों। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इसको परचेस करेंगे। सिंपली आपको हमको हाई करना है व्हाट्सअप पर, उस पर स्कैनर भेजा जाएगा। आपको पेमेंट करने के बाद जस्ट स्क्रीनशॉट देना है दोस्तों, और तुरंत आपको ये प्रश्न संच मिल जाएंगे, जो सिर्फ 28 जून 2026 की परीक्षा के लिए हमने बनाया है दोस्तों। और इसका पूरा का पूरा लाभ जो है आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। एक बार दिल से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। थोड़ा जल्दी हम आगे के प्रश्न यहाँ पर खत्म करते हैं दोस्तों। प्रश्न पूछा गया है कि कला प्रवीण में कौन सा समास है। तो सिंपल सी बात है, कला में प्रवीण मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा दोस्तों, तत्पुरुष समास आपका सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा। चलिए संकल्प में उपसर्ग कौन सा है। देखिए दोस्तों, कितने सिंपल प्रश्न दुनिया भर की टीईटी की, मतलब देश भर की टीईटी की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। सर संकल्प में कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग है। मतलब आपका विकल्प जो डी रहेगा, ऑप्शन जो डी रहेगा, वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन जो डी आपका रहेगा दोस्तों, वो यहाँ पर क्या है, सही विकल्प हो जाएगा। काकल्य वर्ण कौन सा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों, क्योंकि काकल्य वर्ण एक ही होता है और उसको हम कहते हैं हो कहते हैं। मतलब आपका विकल्प जो सी है, ऑप्शन जो सी रहेगा सर, वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा। इसका स्पष्टीकरण भी दिया गया है, क्योंकि कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि हो को काकल्य वर्ण कहा जाता है। इसका उच्चारण कंठ से भी थोड़ा नीचे स्वर यंत्र मुख काकल से होता है। उच्चारण करते समय भीतर की वायु बिना किसी रुकावट की तीव्र गति से बाहर निकलती है। हो अगर आप बोलकर देखेंगे दोस्तों तो आपको महसूस भी हो जाएगा। तो काकल्य वर्ण हमारा कौन सा होता है, तो हो होता है। मुहावरे का सही अर्थ बताइए। आंखों का तारा होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों, प्यारा व्यक्ति मतलब आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसको हम आंखों का तारा कहते हैं। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा दोस्तों, वो बिल्कुल राइट विकल्प होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या है सर, सही विकल्प हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है सर, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कर्मणीय प्रयोग का सही उदाहरण कौन सा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पूछा गया है कि कर्मणीय प्रयोग का सही उदाहरण कौन सा है। मोहन ने गेंद फेंकी, गेंद मोहन से फेंकी गई, मोहन खेल रहा है, या फिर वह लिखेगा। इस प्रकार 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और प्रश्न पूछा गया है कि सर कर्मणीय प्रयोग का सही उदाहरण क्या है। तो देखिए, गेंद मोहन से फेंकी गई, यहां पर कर्मणीय प्रयोग का सही उदाहरण दिया गया है। विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा सर, आपका राइट विकल्प होगा। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि कर्मणीय प्रयोग कर्मवाच्य का प्रयोग तब होता है जब वाच्य की क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार न बदलकर कर्म के अनुसार बदलता है। वाक्य है गेंद मोहन से फेंकी गई में क्रिया फेंकी गई स्त्रीलिंग एक वचन है, जो कि कर्म गेंद स्त्रीलिंग एक वचन के अनुसार आई है। यदि हम गेंद की जगह भाला पुल्लिंग कर देते तो क्रिया बदलकर फेंका हो जाएंगी। अंत यह कर्मणीय प्रयोग का ही उदाहरण है। मतलब आपका विकल्प जो भी रहेगा, ऑप्शन जो भी रहेगा दोस्तों, वो यहाँ पर क्या है, आपका राइट विकल्प होगा। वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न पूछा गया कि कमल शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए, कमल दोस्तों एक फूल का नाम है और उसका मतलब इंडिविजुअल नाम है। कमल एक व्यक्ति का नाम की तरफ भी आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। अगर आप फूल कहेंगे तो जातिवाचक होता है, लेकिन कमल तो सर आपका व्यक्तिवाचक ही होता है। आपका विकल्प एक जो रहेगा, ऑप्शन एक जो रहेगा, वो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा। राम सीता शब्द में कौन सा समास है। हमने कहा सर कि जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं, हमारे लिए राम भी उतना है, सीता भी उतना है। तो जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं, हमारे लिए आई भी उतनी है, वडिल भी उतना है, तो वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। मतलब आपका विकल्प जो एक रहेगा, ऑप्शन जो एक रहेगा दोस्तों, वो यहाँ पर क्या है, आपका राइट विकल्प होगा। अग्नि का समानार्थी शब्द कौन सा है। अब देखिए दोस्तों, अग्नि का समानार्थी शब्द अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे जल, तो ये तो पानी का समानार्थी शब्द हो गया। शशि तो दोस्तों चंद्र का समानार्थी शब्द हो गया, लेकिन पावक जो है वो अग्नि का समानार्थी शब्द है। मतलब विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी दिया गया है सर, वो आपका राइट विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। 29वां प्रश्न पूछा गया कि य र ल वो को क्या कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ओके,
ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, या फिर संयुक्त व्यंजन कहा जाता है? तो देखिए य र ल व को दोस्तों अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा, वही आपका राइट विकल्प यहाँ पर माना जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। कबीर किस काव्य धारा के कवि थे? इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। रीतिकाल के कवि थे, भक्ति काल के कवि थे, आधुनिक काल के कवि थे, या फिर छायावाद के कवि थे? तो देखिए दोस्तों, कबीर जो थे वो भक्ति काल काव्य धारा के कवि थे। मतलब विकल्प बी जो रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा, वो आपका यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन जो बी रहेगा दोस्तों, वही आपका सही विकल्प यहाँ पर माना जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 21 जून 2026 के लिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड 28 जून 2026 के लिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हिंदी विषय पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर हमने देखे दोस्तों। आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे हिंदी के अपडेट क्वेश्चन सेट अवेलेबल है दोस्तों। सिर्फ 100 रुपये में आपको पेपर 1 के लिए, सिर्फ 100 रुपये में आपको पेपर 2 के लिए ये प्रश्न पत्रिका दी जाएंगी। और दो पेपर के लिए आप अगर ये क्वेश्चन सेट हासिल करना चाहते हैं दोस्तों, तो 199 रुपये में आपको पेपर 1 और पेपर 2 के हिंदी के स्पेशल प्रश्न संचित दिए जाएंगे। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार से टीईटी का फॉर्मेट होता है, या जिस प्रकार से टीईटी की हिंदी की प्रश्न पत्रिका होती है दोस्तों, उसी प्रकार से सेम टू सेम कॉपी प्रश्न पत्रिका हमने बनाई है दोस्तों। और सेम टू सेम क्वेश्चन आप इसको परीक्षा में देखने के लिए मिल सकते हैं दोस्तों इसमें की, क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं संपूर्ण अभ्यास करके, संपूर्ण एनालिसिस करके हमने ये प्रश्न पत्रिका बनाई है दोस्तों। इसको पढ़ के परीक्षा में जाएंगे तो डेफिनेटली हिंदी आप पास हो जाएंगे, हम गारंटी आपको देते हैं दोस्तों। और 24-25 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर इसको परचेस करेंगे। इसकी प्रैक्टिस कर लो, 10-10 प्रश्न पत्रिका की पेपर जाकर दे दो। हिंदी में 24-25 नंबर फिक्स है दोस्तों। तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।